Hello students, welcome in my class. Today we are solving question number 5 of exercise 4.3. 4.3 के 1 to 4 क्वेश्चंस हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या गिवन है? फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो. ये स्टेटमेंट मैंने राइट कर लिया नोटबुक में. फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज़ द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन. देखो इसमें आपको ना ग्राफ गिवन है, हमें ये पता लगाना है. ये 4 इक्वेशंस गिवन है, मतलब 4 ऑप्शंस गिवन है कि ये कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है. ठीक है, कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है. तो आपको जो वैल्यूज शो हो रही है ना ग्राफ पर, -1 1 0 0, ग्राफ लाइन के ऊपर 3 पॉइंट शो हो रहे हैं. -1 1 3 कोऑर्डिनेट और ओरिजिन वाला, और एक थर्ड क्या है 1 -1. तो हमें इन तीनों पॉइंट्स को देखना कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. जैसे हमें ये पता चल जाएगा कि कौन से इस इक्वेशन का ये जो ग्राफ है कौन सी इक्वेशन का है. अब फर्स्ट पर आप ट्राई करो. पहली इक्वेशन क्या है हमारी? x के रिप्लेस में आप क्या रखोगे? -1. y के रिप्लेस में 1 रखोगे. अब देखो दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए. x और y की वैल्यू जैसी इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन में मैं रख के दिखाऊँ, y = x है. तो यहाँ पर x की वैल्यू -1 है ना, और y की वैल्यू क्या है 1. तो इक्वल नहीं आ रहा है, ये इक्वल नहीं आया. दैट मीन्स ये इक्वेशन तो हो ही नहीं सकती. अब हम आते हैं सेकंड पे. पहली वैल्यू ही हमें पता चल रही है कि फर्स्ट वैल्यू ही इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही, अदर आप चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है. नेक्स्ट पे आ जाओ. अब यहाँ रखो x के रिप्लेस में -1, y के रिप्लेस में रखो +1. x + y = 0. -1 रखा और +1 रखा, तो ये क्या आ गया? 0 = 0. तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है. तो अदर वैल्यूज़ भी हम चेक कर लेते हैं. अदर वैल्यूज़ का मतलब क्या है? सेकंड वैल्यू 0 0 चेक करो. x 0 रखोगे, y 0 रखोगे, 0 + 0 राइट साइड के इक्वल आ रहा है. सेकंड वैल्यू रखो, थर्ड वैल्यू रखो, x 1 रखो, x + y = 0. x के रिप्लेस में 1 रखेंगे, y के रिप्लेस में -1 रखेंगे, तो 0 = 0. तो ये तीनों की तीनों वैल्यू इस इक्वेशन को शो कर रही हैं. हमें आंसर मिल चुका है. तो अदर जो 2 इक्वेशन है उन्हें ये सेटिस्फाई नहीं करेंगी. तो दिस इज़ द योर आंसर. आप चेक कर सकते हो वैसे थर्ड और फोर्थ अपनी वेरिफिकेशन के लिए. तो यहाँ आपका क्या आएगा? x + y = 0 is the equation whose graph is given. जिसका ग्राफ गिवन है. हमें इक्वेशन का पता लगाना था. ऐसे ही सेकंड पार्ट है इसका, 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट. इसमें भी आपको 4 इक्वेशंस गिवन है और ग्राफ गिवन है. अब यहाँ पर फिर से पता लगाना है कि यहाँ पर भी 3 सॉल्यूशन गिवन है, -1 3 0 2 एंड 2 0. अब इनका पता लगाना है कि कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. तो फर्स्ट वन इज़, चेक कर लो, आप रफली चेक कर सकते हो. मेन आंसर में आपको ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने समझाने के लिए किया है. x + 2 फर्स्ट इक्वेशन ये है. अब फर्स्ट वैल्यू चेक करें. आपको जहाँ x y दिखाई दे रहे हैं वहीं वैल्यू रखनी है. ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है x y एक साइड हो गया. अब ये देखो y इधर है लेफ्ट साइड में, x राइट साइड में है. और ये भी देखो कोऑर्डिनेट जब आप लिखते हो, फर्स्ट वैल्यू x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करती है, सेकंड वैल्यू y को. x के रिप्लेस में हम -1 रखें, यहाँ कांस्टेंट तो अपनी जगह फिक्स रहेगा, और y के रिप्लेस में 3. तो 2 - 1 आएगा. इधर क्या आ रहा है? 3. तो ये तो इक्वल नहीं है. दैट मीन्स ये इक्वेशन नहीं हो सकती. अब आते हैं हम सेकंड पे. तो ये इक्वेशन हमारी पॉसिबल नहीं है. अब हम आते हैं सेकंड इक्वेशन पे. y = x - 2. इसमें रखो x के y के रिप्लेस में वही 3 रखना होगा, x के रिप्लेस में -1 -2. तो 3 = ये तो माइनस आएगा, -3 आएगा. अगेन ये भी इक्वल नहीं है. क्लियर. अब हम आते हैं थर्ड पे. फर्स्ट वैल्यू है अगर नहीं आपकी शो हो रही, थर्ड इक्वेशन पे आ जाओ. y = -x + 2. ये तो हमें चेक करने के बाद ही पता चलेगा. तो ये क्वेश्चन आपका बाहर से भी आ सकता है। आपने जो वैल्यूज़ उस टाइम ग्राफ पे लाइन पर शो हो रही हैं
उन्हीं को ही आपने पुट करना है। अब यहाँ y की जगह 3 रखो, फर्स्ट वैल्यू को ही ले रही हूँ, और x के रिप्लेस में क्या रखना, -1। एक माइनस ये भी है और यहाँ -1 रखेंगे। ये 3 आया, माइनस माइनस क्या होता है +1, ये आ गया 3 = 3, सॉरी 2 है ये 3 = 3, तो ये ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू जब सेटिस्फाई हो रही है नेक्स्ट वैल्यू भी चेक कर लो, आप ऑरली भी चेक कर सकते हो। 0 2, x की जगह 0 रखो और y की जगह 2 रखो। देखो ये तो 0 हो गया, 2 = 2, दोनों साइडें सोल्व होके सेम आ रही हैं। फिर नेक्स्ट थर्ड वैल्यू है 2 0, x की जगह 2 रखेंगे और y की जगह 0। अब देखो यहाँ 0 रखोगे, यहाँ 2 रखोगे, -2 + 2 0, सॉल्व करके दोनों साइड इक्वल आ रही है। तो यहाँ पर हमारी थर्ड इक्वेशन है जो आंसर है, तो यहाँ लिखोगे y = -x + 2 इज़ द इक्वेशन whose ग्राफ इज़ गिवन। तो हमें ओनली इक्वेशन का पता लगाना है, ये आपकी कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप डायरेक्टली भी चेक कर सकते हो। ये सारा रफली वर्क था, मेन हमारा आंसर ये। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा स्टेटमेंट इसकी लेंथी है लेकिन सॉल्यूशन सिंपल है। स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। स्टेटमेंट में क्या गिवन है, इफ़ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। ठीक है, express this in the form of an equation in 2 variables and draw the graph of the same by taking the constant force as phi unit. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 unit and 0 unit. देखो फर्स्ट टाइम स्टेटमेंट को रीड करने पर कुछ भी नहीं स्टूडेंट को समझ आता है। एक बार दोबारा से देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। वर्क डन, वर्क डन का मतलब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाना। किसी बॉडी ने फोर्स लगाया, बॉडी मीन्स हम, जैसे हम ही कह सकते हैं हमने फोर्स लगाया ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स का मतलब फिक्स फोर्स है, जितना आपने दबाव डाला, जितना प्रेशर दिया उसके ऊपर स्टार्टिंग में, उतना ही प्रेशर लास्ट मोमेंट तक दिया। कांस्टेंट फोर्स का मतलब फिक्स फोर्स। इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। यहाँ प्रोपोर्शनल का मतलब है जैसे आप फोर्स लगा रहे हो बॉडी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, ये होता है प्रोपोर्शनल रिलेशन। आपने भी फोर्स लगाया तो वो भी बॉडी आगे डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, बढ़ रही है। ये नहीं कि आप फोर्स लगा रहे हो हिल नहीं रही, उनमें दोनों में प्रोपोर्शनल रिलेशन है। मतलब आप फोर्स लगा रहे हो तो वो भी चल रही है, आगे डिस्टेंस ट्रैवल चल रही है। देखो जैसे मैंने एक छोटा सा डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। जैसे हम इस पर प्रेशर दे रहे हैं, ये बॉक्स है, अब इसको हम फोर्स लगा रहे हैं तो बॉक्स मूव होके इधर आ गए, खिसक गए यहाँ पे। ये है इस क्वेश्चन का मीनिंग। ठीक है, ये बॉडी है, बॉडी जस्ट लाइक हम फोर्स लगा रहे हैं किसी चीज़ के ऊपर, बॉक्स के ऊपर। तो ये हमारा ये बॉक्स है, इसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं तो नेचुरली मूव होके इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब ये बॉक्स आपका यहाँ आ गया। यही है यहाँ कहना चाहता है इस स्टेटमेंट में, इफ़ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला हमने फोर्स लगाया तो ये मूव हो रही है, ये नहीं कि वहीं खड़ी है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी। अब कहता है एक्सप्रेस दिस सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपने 2 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन बनानी है और ग्राफ ड्रॉ करना है। फिर आगे और क्या गिवन है, टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स 5 यूनिट लेनी है। 5 ग्राफ, इसके बाद कहता है उस आप ग्राफ बना लोगे, उस ग्राफ को रीड करने के बाद आपको पता लगाना है, वर्क डन का पता लगाना है कि जब डिस्टेंस ट्रैवल उसका 2 यूनिट है तब उसका वर्क डन कितना है। फिर डिस्टेंस ट्रैवल जब 0 यूनिट था तब उस बॉडी का वर्क डन कितना है। तो देखो मेन हमारी यहाँ 3 थिंग्स हैं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड और क्या वर्क डन है, उसके बाद है कांस्टेंट फोर्स। इन तीनों के बेस पे हमें इक्वेशन बनानी है। 2 वेरिएबल लेने हैं, एक है डिस्टेंस ट्रैवल। हमने सपोज कर लिया बॉक्स ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, x यूनिट। देखो ग्राफ बनाना है,
उसमें दो वेरिएबल तो चाहिए ही, एक्स और वाई। और वर्क डन का मतलब है कितना हमने उसके ऊपर फोर्स लगाया, और कांस्टेंट फोर्स हमें दे ही रखा, कितना है 5 यूनिट। ठीक है, अब हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन बनाने के लिए आपको क्या करना है, y इज इक्वल टू, हमें रिलेशन गिवन है y इज इक्वल टू, इसने ये दे दिया, इसके बाद ये बताया गया है कि जो वर्क डन है किसी बॉडी का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, डिस्टेंस के साथ। अब देखो ये वर्क डन को हम y से डिनोट कर रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल ये होता है, ये x हो गया। ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल को मैंने x से डिनोट किया है। ये स्मॉल x ले लो क्योंकि हमने x और y की वैल्यू रखनी है ग्राफ पेपर पर। अब देखो यहाँ पर प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि इनमें सेम रिलेशन है, इधर फोर्स लग रहा है तो ये भी मूव हो रहा है। अब ये कितना मूव हो रहा है वो, उसके लिए हमें इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाना पड़ेगा, वो इक्वलिटी बनानी होगी। इक्वलिटी जब लगाओगे तो इसके फोर्स की वैल्यू हम यहाँ अगर लगा देते हैं, कितना फोर्स लगा तो इक्वल में कन्वर्ट हो जाएगा। फोर्स हमें पता ही है कितना लगाया जा रहा है, 5 यूनिट लगाया जा रहा है। जितना फोर्स लगेगा उतने ही तो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी उसी हिसाब से। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। थोड़ा सा टिपिकल सा स्टेप है, ये साइंस से रिलेटेड है। तो इक्वेशन आपकी बन चुकी है। इसमें अब हमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एटलीस्ट 2 वैल्यूज़ चाहिए, आप 3 भी ले सकते हो। अब यहाँ एक्स वाई, एक्स के रिप्लेस में आप 0 रखो तो वाई की वैल्यू भी कितनी आएगी, 0 आएगी। 1 रखें एक्स के रिप्लेस में तो वाई कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, अब इसका हम पहले ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसे, हाँ जी, अब देखो 0 0 x0 y0, ये आपका पॉइंट यहाँ रहेगा ओरिजिन पर, x0 y0। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, x1 y5, यहाँ 0 0 राइट भी कर देते हैं। x1 y5 ये पॉइंट आया। ठीक है, अब इन दोनों को आप स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर दो तो इस लाइन का ग्राफ आ जाएगा। अब देखो पॉइंट्स लोकेट करने के बाद मैंने इनको 2 पॉइंट आए थे, दोनों को ग्राफ की हेल्प से, स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर दिया है। अब हमें नेक्स्ट इसमें क्या बताया गया था, नेक्स्ट इसमें कुछ और भी क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें 2 पार्ट्स गिवन है, वो देखते हैं क्या पूछा गया है। आल्सो रीड फ्रॉम दी ग्राफ, अब आपको ग्राफ से देख के बताना है। दी वर्क डन व्हेन दी डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट। जब डिस्टेंस 2 यूनिट है तो वर्क डन कितना है, मतलब x की वैल्यू आपने 2 देखनी है तो उसके सामने वर्क डन मतलब y की वैल्यू कितनी आ रही है। ऐसे सेकेंड पार्ट में व्हेन x 0 देन व्हाट विल बी y। तो अब फर्स्ट पार्ट में देखो व्हेन डिस्टेंस इज 2 यूनिट, तो डिस्टेंस आपका 2 यूनिट है, ये हमें ग्राफ से देखना है। तो 2 यूनिट को यहाँ पे, हाँ जी देखो डिस्टेंस 2 यूनिट है, 2 की आपने बिल्कुल साइड में जाना, बिल्कुल परपेंडिकुलर डिस्टेंस में। और वो 2 देखो इस ग्राफ वाली लाइन को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसको कहाँ स्टक कर रहा है, पहले मेरी लाइन यहाँ तक थी, मुझे आगे बढ़ाना पड़ा। इसको बढ़ाओ आप, जहाँ पर इसको कट करेगा तो उसके सामने ये y की वैल्यू आपको जो दिखाई दे रही कितनी है, ये 10। तो यहाँ लिखोगे व्हेन डिस्टेंस, फर्स्ट पार्ट में व्हेन डिस्टेंस x इज इक्वल टू 2 यूनिट देन वर्क डन क्या होगा, इज इक्वल टू 10। इसके बाद है व्हेन, सेकेंड पार्ट, व्हेन डिस्टेंस x की वैल्यू व्हेन डिस्टेंस x इज इक्वल टू 0 यूनिट देन वर्क डन, वर्क डन कितना आएगा, वर्क डन कितना आएगा x की जगह। देखो जब x 0 है तो y भी यहाँ पर 0 है, इसको
तो वर्क डन भी हमारा y 0 होगा। ये ग्राफ पेपर पर भी हमारी वैल्यू आ रही है, x 0 है तो y 0 आ रहा है। तो हमें ये ग्राफ को देख के भी पता चल रहा है वैसे तो, लेकिन हमें ये ग्राफ पेपर पर ही देखना है कि x2 आया तो ग्राफ लाइन को कहाँ कट कर रहा है, वही इसके सामने वाली वैल्यू y की आ जाएगी। ऐसे x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू ये वहीं पर 0 शो हो रही है, ग्राफ पेपर पर ही देख के बताना है। ये हमारा 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ अ स्कूल, टुगेदर कॉन्ट्रीब्यूट ₹100 टुवार्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। समझ गए होगे आप, अर्थक्वेक से जो शिकार हुए हैं उन लोगों की हेल्प करने के लिए यामिनी और फातिमा ने, दोनों फ्रेंड्स ने मिलकर ₹100 का कलेक्शन किया है। ठीक है। राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई द डाटा। आपने लीनियर इक्वेशन बतानी है जो डाटा से सेटिस्फाई करे, एंड ड्रा द ग्राफ ऑफ द सेम। ग्राफ भी बनाना है। अब देखो दोनों का टोटल कंट्रीब्यूशन हमें बताया गया। हमें ये नहीं बताया कि यामिनी ने कितना कंट्रीब्यूट किया और फातिमा ने कितना किया। ये हमारी अजम्पशन के ऊपर डिपेंड कर लगता है। हम सपोज कर लेते हैं, लेट यामिनी कंट्रीब्यूट, कितना कंट्रीब्यूट किया, ₹X, एंड फातिमा ने कितना किया, ₹Y। क्योंकि दोनों ने मिलकर किया है, दोनों के लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, 2 वेरिएबल लेने होंगे। यामिनी का कंट्रीब्यूशन हमने बता दिया ₹X है, या फातिमा का बता दिया ₹Y, और हमें ये भी पता है दोनों का टोटल कलेक्शन कितना है, 100। X + Y = 100। ओके। अब देखो यहाँ पर आपको वैल्यू रखनी है। अब वैल्यू देखो 0 तो रख नहीं सकते, 0 कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन किया है ना, तो आप 10 के मल्टीपल ले लो। यहाँ पर वैल्यू देखो 10 के मल्टीपल ऐसे ही 40, 50 इस तरह से लो। मान लो इसको हम ये 40 रखते हैं, x ने 40 दिए तो 40 100 में यहाँ ले आओगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60। अगर इसने 50 दिए हैं तो यहाँ x जगह 50 रखोगे तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 50 आ जाएगी। सिंपल सा है टेबल। तो इसको आप ग्राफ पेपर पर लोकेट करेंगे। अब देखो x एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन को x एक्सिस, लेफ्ट साइड में x डैश, y डैश। अब देखो मैंने यहाँ 10 के मल्टीपल लिए हैं वैल्यूज़ में, तो मुझे ग्राफ पर भी 10 का गैप लेना होगा। 10, 20, 30। ये आपकी टेबल की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि आपने कितना यहाँ पर गैप लेना है। 10, 20, 30, 40, मैक्सिमम मेरी 50 ही है वैल्यू, 60 भी है, 60 भी राइट कर लेते हैं। पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आप ये लिख दो मेन ग्राफ पेपर पर आपका स्केल क्या है। 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट भी लिख सकते हो, हमने 10 लिया है। 1 यूनिट को मैंने क्या सपोज किया है, 10 के इक्वल। अब देखो x 40 है तो y 60 है, 40 की लाइन में आ जाओ, y 60। x 50 है तो y 50। x 50 तो y 50। इन दोनों को ज्वाइन करते हैं स्केल की हेल्प से। पॉइंट्स के नेम भी दे दो, 40, 60, 50, 50। हाँ जी, मैंने पॉइंट्स पॉइंट लगाने के बाद उनको स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर दिया है, और लाइन के ऊपर आपने इक्वेशन का नेम भी राइट कर देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का। इन द कंट्रीज लाइक USA एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट।
वेयर एज इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज़ मेजर्ड इन सेल्सियस। ये तो आपको पता ही है, हमारे इंडिया में सेल्सियस में टेम्परेचर को मेज़र किया जाता है। हेयर इज़ द लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। ये आपको सेल्सियस और फ़ारेनहाइट टेम्परेचर का रिलेशन गिवन है, ठीक है। यहाँ तो इक्वेशन बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना है ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबाव यूजिंग सेल्सियस। हमने क्या करना है, सेल्सियस को लेना है एक्स एक्सिस पर और फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को लेना वाई एक्सिस पर। अब इक्वेशन आपकी ये है, इसमें आपने वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। एक्स की सी की वैल्यू पुट करोगे तो एक्स की एक्स एक्सिस पर आएगी, ये गिवन है। सेल्सियस टेम्परेचर को लेना हमें एक्स एक्सिस पर और फ़ारेनहाइट को लेना वाई एक्सिस पर। मतलब आप सी की वैल्यू जैसे इक्वेशन में पुट करते आए हो, सी की वैल्यू रखो, कुछ भी रखो, 20 डिग्री रखें, ये 20 डिग्री रख दिया मैंने, यहाँ एक्स और वाई लिख दिया और एक्स के सामने सी लिख दिया। मतलब सेल्सियस टेम्परेचर एक्स एक्सिस पर शो होगा, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर वाई एक्सिस पर शो होगा। अब आप इसे सिंप्लीफाई करो ज़रा, 9/5 एक्स की जगह हम 20 रखें प्लस 32, 4 आ गया, 36 प्लस 32 कितना आया, ये 6 और 2 8, 68 आ गया हमारे पास, 68 आ गया। अगर हम रखें x की वैल्यू 10 डिग्री, ठीक है, 10, 5 2 ज़ा 10, 18 प्लस 32 कितना आएगा, 50 आ जाएगा। 18 प्लस 32, 8 और 2 10, 50 आ जाएगा हमारे पास। ये हमारी टेबल बन चुकी है। आप बस इसको ग्राफ पेपर पर लोकेट कर लेते हैं, ओके। यस, पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। हमें फर्स्ट पॉइंट क्या गिवन था, x20 y68। x20 यहाँ पर भी हमें लिखना होगा कि 1 यूनिट को हम 10 के इक्वल ले रहे हैं, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10। x20 20 y68 68, यहाँ 60 राइट करो, यहाँ 70। अब 68 देखो, ये जो बीच में छोटे छोटे आपको ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं, ये 10 पार्ट्स हैं एक तरह से। ये 30 है तो 68 आपका कहाँ दिखाई देगा, जो डार्क ग्रीन लाइन है उससे बिल्कुल छोटे छोटे आपको 2 ब्लॉक नीचे आ जाना है। बिल्कुल ध्यान से देखना है, ये आएगा, यहाँ पर आएगा आपका पॉइंट। ये 30 और 68, जो डार्क ग्रीन लाइन है वहाँ पर तो 70 हो जाएगा, उसके बिल्कुल बारीक बारीक लाइन है। मतलब जो अंदर छोटी छोटी लाइन दिखाई दे रही है ना, ये 10 लाइन्स हैं, तो हमें काउंट करना इजी हो जाएगा, ओके। हाँ जी, इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू x10 y50, x10 y50, x10 सॉरी यहाँ नहीं लगाना, y50 यहाँ आएगा पॉइंट, ये नहीं लगाना, यहाँ लिख देती हूँ, पॉइंट का नेम भी लिख देती हूँ, ये पॉइंट लगाना था। अब इन दोनों को आपको स्केल की हेल्प से ज्वाइन करना है। ये पॉइंट्स को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ग्राफ बन चुका है इस इक्वेशन का। अब देखो इस क्वेश्चन में ना हमारे 5 पार्ट्स हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला जा रहा है, इफ़ टेम्परेचर सी की वैल्यू आपको क्या गिवन है, कहता 30 डिग्री, सी की जगह आप क्या करोगे 30 डिग्री, तो आपको फ़ारेनहाइट टेम्परेचर की वैल्यू निकालनी है। तो वेरी सिंपल, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, 9/5 सी प्लस 32। तो हम यहाँ सी के रिप्लेस में क्या रखेंगे, 30 डिग्री रख देते हैं, प्लस 32। सिंप्लीफाई करोगे 5 6 ज़ा तो 50, 9 6 ज़ा 54 प्लस 32, दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा, 4 और 2 6, 5 और 3 8, 86 डिग्री आ गया। तो एफ़ की वैल्यू कितनी आ गई, 86 डिग्री। इसके 5 पार्ट्स हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। ऐसे ही थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है 95 डिग्री, तो आपको यहाँ पर सेल्सियस टेम्परेचर की वैल्यू बतानी है। तो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर के नीचे इसकी वैल्यू लिख दो। कैसे सोल्व करोगे, सी की वैल्यू निकालनी है। अब इसको सोल्व कैसे करना चाहिए, पहले ये प्लस वाली वैल्यू को इधर लाना चाहिए, -35 32 डिग्री इज इक्वल टू 9/5 सी। ये आप माइनस कर लो, 5 में से 2 गए 3 और 9 में से 3 गए 6 इज इक्वल टू 9/5 सी। अब हम क्या करेंगे,
63 इंटू 5/9 इज इक्वल टू सी। 9 1 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63 होता है। 7 इंटू 5 35 इज इक्वल टू सी। सेल्सियस टेम्परेचर की वैल्यू कितनी आ गई? 35 डिग्री। फोर्थ पार्ट कह रहा है इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री एफ देन व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो यहाँ कहना चाह रहा है इफ़ द टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, कहता है सेल्सियस टेम्परेचर अगर 0 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी। सेकेंड केस में एंड इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब फ़ारेनहाइट टेम्परेचर की वैल्यू आप 0 डिग्री रखो, देन व्हाट विल बी द सेल्सियस टेम्परेचर। तो इक्वेशन तो आपकी वही चलेगी जो आपका रिलेशन गिवन है, उसी इक्वेशन को आपने लेके इसे सॉल्व करना है। दो केस बनते हैं। फर्स्ट केस में आप सेल्सियस टेम्परेचर की जगह 0 रखो, ठीक है। इफ़ सी इज इक्वल टू 0 डिग्री देन व्हाट विल बी एफ। तो यहाँ क्या आएगा 9/5 इंटू 0। आपको पता है ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, 0 इंटू समथिंग 0, 0 प्लस 32 इज इक्वल टू 32। एफ की वैल्यू कितनी आ गई? 32। अब ऐसे ही हम F0 रखेंगे, ठीक है। इक्वेशन आपने वही लेनी है, F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। अब क्या करोगे? F की जगह 0 रखो, ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। ये देना है -32 इज इक्वल टू 9/5C। अब आप C को यहाँ लीव करो और रिमेनिंग टर्म को यहाँ लिखो, 5/9 हो जाएगा। ये वैल्यू देखो कितनी आएगी, मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करके कितना, हमारी यहाँ वैल्यू 160/9 आई है सी की वैल्यू। तो इसे डिवाइड करना पड़ेगा, इसमें आपकी वैल्यू डेसिमल में आएगी। 160/9 इज इक्वल टू सी। इसको आप डिवाइड करो, 160 को 9 से डिवाइड करो, माइनस में जाएगा आपका आंसर। कितना आएगा? 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 1 पे ही जाएगा। 16 में से 9 गए 7, 70। अब ये कितने पे जाएगा? 9 7 ज़ा 63, फिर 7 आ जाएगा, फिर 0 लगानी पड़ेगी, फिर 9 7 ज़ा 63, ये चलता ही चला जाएगा। तो अब हम यह बार बार नहीं करेंगे, तो यहीं से हमें क्लियर हो गया कि C की वैल्यू कितनी आएगी, 160/9 दैट इज इक्वल टू -17.7। ये आपका आंसर आया। तो सेल्सियस टेम्परेचर हमारा कितना होगा? जब फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी है 0, तो सेल्सियस टेम्परेचर कितना आएगा? 17.7। ये मैंने कैलकुलेशन भी करके दिखा दी है। अब इसके फिफ्थ पार्ट में आते हैं। इज़ देयर अ टेम्परेचर which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius? If yes, find। ये कहना चाहता है कि क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की वैल्यू न्यूमेरिकली सेम हो जाए, मतलब दोनों वैल्यू सेम हो। जैसे अब तक तो हमने वैल्यू एक 0 रखी, दूसरे की वैल्यू अलग आ रही है, F0 रखा तो C अलग आया। तो कहता है कोई न्यूमेरिकली वैल्यू सेम है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए हम सपोज कर लेते हैं लेट F और C क्या हैं? इक्वल हैं, ठीक है। तो इसी इक्वेशन में आप क्या करोगे, दोनों को इक्वल रख लो। अब F की जगह भी मैं C रख देती हूँ, या C की जगह F रख लो, एक ही बात है। C की जगह F रख लेते हैं, ये मैंने F रख दिया, +32, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, F वाली टर्म एक साइड ले जाते हैं, 5 - 9/5F। जैसे इक्वेशन सोल्व करते हो, कितना एलसीएम आएगा? 5 एलसीएम आएगा, 5F - 9F। $32 × 5 कितना आएगा? हाँ जी, मैंने बोला था C की जगह हमने F रखा, ठीक है।
सोल्व किया, एफ वाली टर्म को एक साइड लेके आया, एलसीएम लिया। अब देखो मैंने 5 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, जब हमने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इधर रिमूव करना पड़ेगा। -4f इज इक्वल टू कितना होगा ये 160। f की वैल्यू कितनी आएगी 160 बाय में 4 -4, ये 4 पे कट हो रहा है, -40 आ गया। तो अब हम f की वैल्यू हमने निकाल दी -40, अब हम c की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको उसी इक्वेशन में वैल्यू रखनी होगी। नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको, इक्वेशन राइट कर लेते हैं। f इज़ इक्वल टू 9/5c + 32। अब देखो f की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है -40, तो यहाँ -40 रखो, 9/5c + 32, तो -40 -32 माइनस का हो जाएगा, ये 9/5c है, ये कितना आ जाएगा -72 इंटू 5/9 इज इक्वल टू c 8 -40 इज इक्वल टू c। देखो c भी -40 है और f भी -40 है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू हमारी क्या है -40, जिस पर दोनों टेम्परेचर क्या हो रहे हैं सेम हो रहे हैं। तो हमारी एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो चुकी है। ओके, हमारी एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। f की वैल्यू भी -40 आई और c की वैल्यू भी -40 आई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।